अपर लिम्ब फ्रैक्चर। तो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे जो पहले हमारे अपर लिम्ब में जो हमारे माइंड में बात आती है वो होती है आपकी बोन, जिसको हम कहते होते हैं ह्यूमरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी ह्यूमरस में से कौन कौन से फ्रैक्चर हो सकते हैं, और अगर ह्यूमरस में से फ्रैक्चर हो रहे हैं तो उसके क्या क्या वजूहात होती हैं और कौन सी नर्व की कोरिलेशन होती हैं। देखें, जब आप ह्यूमरस की बात करते हो तो ह्यूमरस के लिहाज से मैं आपको, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ वो बेहतर रहेगा। एक मिनट, मैं आपके साथ इस तरह करता हूँ कि वो शेयर कर दूँ, ताकि स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि फिर। अच्छा जी, तो अब इस पॉइंट को आपने ना थोड़ा-सा माइंड में रखना है और मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनाटॉमी के लिहाज से ये बात देखते हैं ना, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर किसी को किसी पॉइंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताते जाइएगा। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पोर्शन हेड होता है और इसके साथ-साथ जो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक। क्या कहते होते हैं? एक तरह का सर्जिकल नेक, ठीक हो गया। अब इसमें से एक एमसीक्यूज आता होता है जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइड से ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। एक जो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है सर्जिकल नेक। ठीक है, सर्जिकल नेक से अब देखें कि फॉर एग्जांपल सर्जिकल नेक से अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, वो ये पूछते होते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, उसका जनाब सर्जिकल नेक से फ्रैक्चर हुआ एक्सरे के दौरान। अब ऐसी कौन सी नर्व है जो कि डैमेज हुई होगी, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि जब भी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तो इसके नतीजे में जो आपकी नर्व डैमेज होती है वो होती है एक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व होती है? एक्सिलरी नर्व। ये आपके एक एमसीक्यूज है और ये आपको इस तरह पता होना चाहिए। उसके बाद वो ये पूछते होते हैं कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो कि एक्सिलरी नर्व के साथ डैमेज हो सकती है, तो आपने बताना है कि एक्सिलरी नर्व के साथ जो आर्टरी आपकी डैमेज हो सकती है उसका नाम होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या नाम होता है उसका? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो आपने ये बताना होता है कि हाँ जी जनाब, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है जो कि डैमेज हो जाती होती है। तो पहला एमसीक्यू जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि हाँ जी जनाब आपके पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस के साथ आपके पास बंदा आता है और उसका जनाब ह्यूमरस फ्रैक्चर है। किधर से फ्रैक्चर है? आपने कहना सर्जिकल नेक से। ठीक है, मैं बाद में आपको सारे एमसीक्यूज भी बताऊंगा, फिर आपका ये पोर्शन कवर होगा इंशाल्लाह। तो आपने कहना है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब सर्जिकल नेक से फ्रैक्चर है, तो आपने दो बातें याद रखनी है। कौन सी? कि जब भी आपका सर्जिकल नेक से फ्रैक्चर होता है, पहली बात जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो नर्व डैमेज हो सकती है वो होती है एक्सिलरी नर्व, और यहाँ पर जहाँ जो आर्टरी जो इन्वॉल्व होती है वो होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा जी, तो ये तो था फॉर एग्जांपल, ये जनाब इसकी सर्जिकल नेक थी। अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते होते हैं शाफ्ट। ठीक हो गया, ये क्या होता है? एक तरह का शाफ्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है और उसका शाफ्ट जो है वो रेडियस की वो सॉरी ह्यूमरस की जो शाफ्ट है वो उसकी फ्रैक्चर हुई हुई है, ठीक है, तो वो ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो कि शाफ्ट के लेवल से गुजर रही होती है। तो आपने हमेशा आंखें बंद करके एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपकी शाफ्ट से फ्रैक्चर होगी तो यहाँ पर जो नर्व आपकी गुजर रही होती है इसका नाम होता है रेडियल नर्व। कौन सी नर्व होती है आपकी? रेडियल नर्व, जब भी शाफ्ट से फ्रैक्चर होगी। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर एक ना उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं ट्यूबरोसिटी। अब ये हिस्सा कौन सा है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसको क्या कहा जाता है? शाफ्ट के ऊपर आपके एक उभरा हुआ हिस्सा। उभरा हुआ हिस्सा का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिस्सा निकला हो। जब हम ह्यूमरस को देखते हैं ना, आपने ह्यूमरस की बोन अपने हाथ में भी कभी पकड़ी होगी, ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा, तो ये जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वाला हिस्सा जो होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। अब ये पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब, ये जो मैंने जो भी बताया कि एक तरह का ये जो है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, शाफ्ट के लिहाज से, और इसके साथ जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो रेडियल नर्व होती है। और ये पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब यहाँ पर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल मिड शाफ्ट से अगर या फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से ह्यूमरस का फ्रैक्चर
होता है तो इसके साथ जो आपकी आर्टरी इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्या नाम होता है उसका? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। तो आपने इसका बताना है कि प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो होती है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। ये भी आपके एक एमसीक्यूज आ जाता होता है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें, हमने ये देखा कि ये देखें दो जगहों पर हमने देख लिया। एक फ्रैक्चर कहाँ था? आपकी सर्जिकल नेक के ऊपर। दूसरा फ्रैक्चर कहाँ पर देखा हमने? मिड शाफ्ट के ऊपर। अब हम तीसरा फ्रैक्चर देखने लगे हैं। वो कौन सा फ्रैक्चर होता है? ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये देखें, ये वाला हिस्सा होता है मीडियल एपिकोंडाइल। इस हिस्से को क्या कहते हैं? आपका एक तरह का मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक हो गया। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। अब आपने ना हमेशा एक बात अपने माइंड में रख लें अभी से, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्सा आपके हेड की तरफ है, कोई हिस्सा आपके हेड की तरफ है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं मीडियल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हेड है ना, ठीक है, ये देखें, ये आपका हेड है। अगर एक मिनट में इसको थोड़ा सा और बड़ा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हेड है, ये वाला पोर्शन देखें, देखें ये हेड है, ठीक है। अब देखें, ये अगर हेड है तो ये वाला जो हिस्सा है ये किधर आ रहा है? ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ये किधर आ रहा है? ये मीडियल नहीं होगा क्योंकि उसकी तरफ है। कोई भी हिस्सा अगर हेड की तरफ होगा तो उस हिस्से को आपने कहना है कि ये मीडियल साइड है। ठीक हो गया। अब देखें, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। अब देखें कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये हेड से दूर है। तो ये वाला हिस्सा जब हेड से दूर है तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल। तो आपने कहना है ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। ठीक है। अब बात क्या है, ये माइंड में रखनी है। देखें, जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर होती है तो उसको हम कहते हैं सुपरा। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो बड़े लोग होते हैं हम उसको कहते हैं सुपीरियर लोग। ठीक हो गया, जो ऊपर होते हैं। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल ये कोंडाइल है ना, तो इसके ऊपर एक तरह का ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं सुपरा कोंडाइलर। क्या कहते हैं? एक तरह का सुपरा कोंडाइलर। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो एक तरह का फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सुपरा कोंडाइलर फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि ये कोंडाइल से ऊपर वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से को हम क्या कहते होते हैं? सुपरा कोंडाइलर फ्रैक्चर। और ऐसी कौन सी नर्व होती है कि अगर सुपरा कोंडाइलर फ्रैक्चर नर्व मतलब कि डैमेज होता है तो कौन सी नर्व आपकी इन्वॉल्व होगी? उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? आपकी मीडियन नर्व। ये भी आपका एमसीक्यू आता होता है। अब आ गए फॉर एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। देखें, ये नर्व आपकी ये इसने नर्व लगाई हुई, ये वाली हिस्सा। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपके पास आता है और उसकी है मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर, तो अब कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? आपने कहना है अल्नर नर्व। ये देखें, उसने खुद लिखा हुआ है अल्नर नर्व। देखें, ये चार बातें हैं, चार जगह से आपका फ्रैक्चर होता है। इन चार बातों को आपने याद रखना है। इनमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। मैं आपको प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा जब हम आज का टॉपिक करेंगे, तो इसमें से जितने भी आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले मैं दोबारा एक बार जल्दी जल्दी में रिपीट करता हूँ, फिर हम जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें, सीन इस तरह होता है कि आपका एक तरह का ये सर्जिकल नेक होती है। सर्जिकल नेक से अगर फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पर आपने देखना है कि एक नर्व आपकी इन्वॉल्व होती है जिसका नाम होता है एक्सिलरी नर्व। ठीक हो गया। और उसके बाद जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से अगर फ्रैक्चर होगी तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व। और यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या होता है? प्लस प्रोफंडस ब्रेकाई आर्टरी। ये लिख लें आप, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। उसके बाद नंबर 3 जो फ्रैक्चर होता है वो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है। और अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पर कौन सी नर्व आपकी इन्वॉल्व होगी? वो आपने बताना है कि आपकी मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। कौन सी? आपकी मीडियन नर्व। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई मीडियल एपिकोंडाइल पर फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो आपकी अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा जी, तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपके दो तरह के फ्लेक्शन हैं। ये दो तरह के फ्लेक्शन को आपने इस तरह समझना है। देखिए बच्चों, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर किसी बंदे का सीधा हाथ लगता है ना, सीधा हाथ लगता है, इसको हम कहते होते हैं एक्सटेंशन पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको आप क्या कहते हैं? एक्सटेंड पोजीशन। समझ आ रही है? इसको आपने कहना है एक्सटेंशन। ये कौन सी पोजीशन होती है आपकी? एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड हुआ हुआ है आपका हाथ।
अगर फॉर एग्जांपल ये हाथ आपका उल्टा हाथ लगे ना, इसको आप कहते हो फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये आपके एक तरह का जिस तरफ हाथ है वो उधर की तरफ जा रहा है वापस। ये देखें इधर रिटर्न नहीं हो रहा पीछे। तो अगर कोई चीज आप पर पीछे की तरफ रिटर्न हो रही है उसको हम फ्लेक्शन कहते होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज दूर जा रही है इसको हम एक्सटेंड कहते होते हैं। तो ये एक्सटेंशन है और ये क्या आपका होता है, एक तरह का फ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि जो एमसीक्यूज आते होते हैं कि हाँ जी जनाब, आपका सबसे पहले अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, आपका एक तरह का कोलीज फ्रैक्चर। के कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है? इस कोलीज फ्रैक्चर के अंदर मैं दो तीन चीजें आपको बात बताता हूँ कि ये होता क्या है। मैं आपके सामने एक बात लिखने लगा हूँ कि ये होता है जनाब जब आपकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ हैंड। हम आप खुद देखें कि इसमें एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर किसी को ना पता चले तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इस ये कब होता है, जब आपकी एक्सटेंशन ऑफ हैंड होती है। दूसरा, इसमें हैंड जो है वो ज्यादा आपका स्ट्रेच नहीं हो रहा, आउट स्ट्रेच्ड। दूसरी जो बात आपने माइंड में रखनी है वो कौन सी होती है, आउट स्ट्रेच्ड की। ठीक है, आपने कहना है आउट स्ट्रेच्ड हैंड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का मतलब कि आपने कहना है कि एक्सटेंशन हैंड होती है, आउट स्ट्रेच्ड हैंड होता है। और नंबर थर्ड जो आपने बात करनी है वो होता क्या, हिस्सा कौन सा इन्वॉल्व होता है। ये आपका बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। ये देखें, मुझे ये बताएं कि ये वाला हिस्सा आपका रेडियस का डिस्टल पार्ट है या प्रोक्सिमल पार्ट है। डिस्टल पार्ट वो पार्ट होता है जो हेड से दूर होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका डिस्टल पार्ट होगा या प्रोक्सिमल पार्ट होगा, ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका डिस्टल पार्ट होता है। तो आप इसको क्या कहेंगे, डिस्टल 2 सेंटीमीटर। क्या होता है, ये देखें ये तकरीबन ये 2 सेंटीमीटर के अंदर, ये डिस्टल पार्ट है तो ये 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ये फ्रैक्चर होता है। तो आप खुद देख लेंगे तकरीबन 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर फ्रैक्चर होता है। तो हम क्या देखेंगे, तीसरी लाइन जो हम लिखते होते हैं वो ये है, कोलीज फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहले आपने क्या बात लिखनी है, आपने ये बात लिखनी है कि देखें ये कब फ्रैक्चर होता है, जब किसी बंदे का हाथ एक्सटेंड हो, नंबर वन। नंबर टू आपने जो बात लिखनी है, आपने ये लिखना है कि आउट स्ट्रेच्ड हैंड, वो भी एक तरह का एक्सटेंड हैंड, आउट स्ट्रेच्ड हैंड एक ही बात है। नंबर थर्ड जो आपने बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि ये तकरीबन डिस्टली 2 सेंटीमीटर के अंदर होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद आपने चौथी बात पता लिखनी, ये देखें यहाँ से ना मैं आपको, बल्कि ये इससे ऊपर वाली पिक्चर है, ये आप देखनी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, ये जो टुकड़ा ये टूटा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा ये टूटा हुआ है, ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा, ये इधर नहीं जा रहा पीछे की तरफ। तो ये कहाँ जा रहा है, ये डोर्सली डिस्प्लेस हो रहा है। यानी कि ये आपके जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये डॉर्सम की तरफ डिस्प्लेस हो, ये डॉर्सम है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये खुद देखें, उसने एरो का निशान भी बनाया हुआ है। तो नंबर 4 आपने बात क्या लिखनी है कि ये जनाब कोलिस फ्रैक्चर के अंदर डिस्प्लेस डॉर्सली होता है। ठीक है, डिस्टल सेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड डॉर्सली, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये नंबर 4 आपने ये बात लिखनी है। नंबर 5 कौन सी बात होती है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, नंबर 5 की बात आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये जनाब आपकी डिन ऑफ फोक डिफॉर्मिटी बनाता होता है। ये कैसी डिफॉर्मिटी बनाता है, ये देखिए हाथ भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये फोक की तरह का नहीं बना हुआ जिसके साथ कांटा वगैरह, जिसके साथ कभी हम खाना वगैरह भी खा को लेते हैं, मतलब कि कोई चीजें सैलड वगैरह ये वो। ठीक है, तो ये जनाब आपका क्या होता है, ये आपने कहना डाइनर फोक डिफॉर्मिटी बनाता होता है। ये 4 से 5 बातें, ये सिर्फ ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। इसमें से एमसीक्यूज जो आए वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कहना है कि कोलिस फ्रैक्चर होता क्या है। हाँ जी, आपने कहना है कि भाईजान कोलिस फ्रैक्चर क्या होता है, एक तरह का आउट स्ट्रेच्ड हैंड होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना एक्सटेंशन ऑफ हैंड की वजह से होता है। नंबर 3 आपने कहना आउटवर्ड, यानी कि हाथ बाहर की तरफ जा रहा है, देखें ये आउटवर्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है, इसके अंदर आपने ये कहना है कि ये देखें ये एक तरह की डिनर फॉक डिफॉर्मिटी बनाता है, ये देखें डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। ठीक हो गया। इसके बाद आपने आपने ये बात करनी है कि इसके अंदर जो डिस्प्लेस होता है वो डोर्सली करता होता है टिश्यू, और सॉरी बोन्स जो होती है। और नंबर 5 आपने ये बात करनी है कि ये डिस्टली 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस की फ्रैक्चर होता है। कौन सा फ्रैक्चर होता है, डिस्टल 2 सेंटीमीटर रेडियस का फ्रैक्चर होता है। अच्छा, ये एमसीक्यू कैसे आता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं एक बार आपके स्मिथ फ्रैक्चर की तरफ कि ये स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है। अच्छा बच्चों, अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो था ये एक्सटेंड था, तो मैंने ये क्या कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अपने ओरिजिन की तरफ जा रहा वो क्या होगा, वो फ्लेक्शन होगी। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि अब यहाँ पर फ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपने कहना फ्लेक्स हैंड, ये क्या होगा, एक तरह का फ्लेक्स हैंड। तो अगर फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन ऑफ हैंड हो रही हो और साथ जनाब आपका क्या हो रहा है, एक तरह का रेडियस 2 सेंटीमीटर डिस्टली जो है वो जनाब आपके एक तरह का टूट रहा हो, वो फ्रैक्चर हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो कि वो जनाब आपका फ्लेक्शन के दौरान हो, एक्सटेंशन के दौरान नहीं, फ्लेक्शन के दौरान हो, तो आपने कहना है ये स्मिथ फ्रैक्चर है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात को आपने गौर करना है, देखें ये वाला जो हिस्सा ये जो टूटा है,
वो कहाँ जा रहा है, ये इंटीरियरली जा रहा है, ये पाम की तरफ, पाम वाला हिस्सा इंटीरियर होता है भाईजान, ठीक है। तो आपने कहना कि ये इंटीरियर की तरफ जा रहा है, तो आपने ये कहना कि इसका जो हिस्सा होगा वो इंटीरियर डिस्प्लेस्ड होगा। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है कि हाँ जी जनाब पोस्टीरियर डिस्प्लेस्ड है पार्ट 2 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस का, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना भाईजान वो तो होगा कोलिस फ्रैक्चर। लेकिन अगर कोई इंटीरियर डिसलोकेट हो रहा है तो आपने कहना है कि वो कौन सा आपका एक तरह का वो स्मिथ फ्रैक्चर है, ठीक हो गया। तो स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर अभी तक आपने कौन सी बातें याद रखी, आपने ये कहना है कि स्मिथ फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का मतलब कि आपने ये कहना है फ्लेक्शन होती है हैंड की, ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद आपने क्या बात करनी है, आपने ये कहना है कि इसके अंदर मेन जो इशू इन्वॉल्व होता है वो जनाब आपका इंटीरियर डिस्प्लेस होता है 2 सेंटीमीटर का होता है। सिर्फ ये बातें आपने लिखनी और इसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं। लेकिन जो मेन पार्ट आता होता है ना वो कोलिस फ्रैक्चर से एमसीक्यूज आता है, दूसरे से एमसीक्यूज नहीं होता। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये बंदा इस तरह गिर रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है जो इसका नीचे लगेगा वो डॉर्सम हिस्सा लग रहा है या इसका पाल्मर हिस्सा लग रहा है, शाबाश ये बताइएगा जी। ये हिस्सा जो नीचे इसका लग रहा है, यानी कि जो जब गिरेगा तो कौन सा हिस्सा सबसे पहले लगेगा, तो इसका डॉर्सम ऑफ हैंड लगेगा। तो आपने कहना डॉर्सम ऑफ हैंड जो लगता होता है वो किसके अंदर लगता है, जमीन के ऊपर, वो लगता होता है स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर। लेकिन जो पाल्मर ऑफ हैंड लगता होता है वो किसके अंदर लगता है, कोलिस फ्रैक्चर के अंदर। तो यही 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एमसीक्यूज आता है। अभी किसी बच्चे का कोई पॉइंट है तो वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। हाँ जी। अब हम जो आपका पोर्शन डिस्कस करने लगे हैं वो जनाब आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है। देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका एक तरह का स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है। लेकिन इस स्केफॉइड के फ्रैक्चर की तरफ आने से पहले ना आपको कुछ बातों की समझ आनी चाहिए। वो कौन सी है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपसे जो एमसीक्यूज पूछा जाता है ना वो हम अभी जो मतलब के जो डिस्कस करेंगे वो है कार्पल बोन्स, ठीक है। कि कार्पल बोन्स का क्या लिंक होता है, इसमें से कैंप से एमसीक्यूज होता है। देखिए कार्पल बोन्स की होती है 2 रो, ठीक है। जो आपके ये रेडियस और ये अल्ना, और इसके बाद ये जो वाली रो होती है ना, ये वाली जो इस तरह रो होती है, ठीक है बच्चों, इस रो को कहते होते हैं ये प्रोक्सिमल रो है, ठीक है। ये वाली रो कौन सी होती है आपकी, एक तरह की प्रोक्सिमल रो। और उसके बाद ये वाली जो रो होती है इस रो को कहते होते हैं आपकी डिस्टल रो, ठीक है। ये डिस्टल रो होती है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम प्रोक्सिमल रो कहते होते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि हर रो के अंदर 4 बोन्स आ रही हैं। ये आपकी स्केफाइड आई, ये ल्यूनेट आई, ये जनाब आपकी ट्राइक्यूट्रम आ गई, ये पीसीफॉर्म आ गई, उसके बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है। ये आपने बोन्स को याद रख लेना है, रट्टा लगा लें, वरना एक 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 निमोनिक्स भी होता है, सफीना लतीफ, टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो अब मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसा कि कहा कि आप इसका निमोनिक्स याद रख सकते हैं। देखें, सफीना लतीफ, टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं, ठीक है। अब देखें ये एस से क्या है, स्केफाइड, ये वाला क्या एक तरह का ल्यूनेट, ये क्या एक तरह का, ये आपने कहना है ट्राइक्यूट्रियम, ये वाला पीसीफॉर्म, उसके बाद ये ट्रेपीजियम, ये ट्रेपाजॉइड, ये कैपिटेट, और ये क्या आपका आ जाता है एक तरह का हेमेट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो एमसीक्यूज वाली बातें हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं कि एमसीक्यूज कौन कौन सी बातें हैं जिसमें से एमसीक्यूज आता होता है। तो आपने एमसीक्यूज के अंदर जो बातें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आता होता है कि हाँ जी जनाब ऐसी कौन सी बोन होती है जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होती है कार्पल बोन्स के अंदर से। ये एमसीक्यूज आपने कहना स्केफाइड कौन सी होती है, एक तरह की स्केफाइड जो होती है वो कॉमन कार्पल बोन होती है जो कि जनाब एक तरह का यानी कि फ्रैक्चर होती है। तो ये एक एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज कभी भी आ जाए कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन कौन सी, आपने कहना स्केफाइड, ठीक है। अब आ जाए कि अगर मोस्ट कॉमन डिस्प्लेस्ड बोन कौन सी है, ऐसी कौन सी कार्पल बोन है जो मोस्ट कॉमनली डिस्प्लेस्ड होती है, तो आपने कहना ल्यूनेट है। ये क्या होती है, एक तरह की डिस्प्लेस्ड हो जाती होती है, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि हाँ जी जनाब आपकी बोन्स में से कौन सी ऐसी बोन होती है जो सबसे बड़ी होती है, तो आपने कहना कैपिटेट, कैपिटेट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बोन होती है जो सबसे छोटी होती है, ठीक है,
उसके बाद आपने ये कहना है कि सबसे जो छोटी बोन होती है वो होती है ट्रेपीजॉइड। कौन सी होती है? ये वाली ट्रेपीजॉइड। सबसे बड़ी ये। और एक और एमसीक्यू आता है, बीडी 84 की बुक के अंदर लिखा हुआ है, कौन सा, कि सबसे पहली बोन बच्चों के अंदर जो अपीयर होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट बोन जो अपीयर होती है वो कौन सी? आपने कहना कैपिटेट। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपके लिए, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी। देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है ना कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन कौन सी है कार्पल बोन्स में से, तो आपने कहना है स्केफाइड जो है ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है ना कि हाँ जी जनाब मोस्ट कॉमनली डिस्प्लेस्ड बोन कौन सी है, ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो सकती होती है, तो आपने कहना ल्यूनेट जो है ये मोस्ट कॉमनली डिस्प्लेस्ड बोन है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि ऐसी कौन सी बोन है जो जनाब आपकी एक तरह की सबसे छोटी बोन है, तो आपने कहना ट्रेपीजॉइड जो होती है वो सबसे छोटी होती है। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे बड़ी होती है, तो आपने कहना कैपिटेट जो ये सबसे बड़ी होती है। और अगर पूछा जाए कि बच्चों के अंदर सबसे पहले जो बोन अपीयर होती है वो कौन सी है, तो आपने कहना कैपिटेट है। अब एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है कि हाँ जी जनाब कौन सी बोन यानी कि प्रोक्सिमल रो के अंदर नहीं होती। आप देखें वो कह सकते हैं ना कौन सी बोन प्रोक्सिमल रो के अंदर नहीं होती। आप देखें ये तीन इनमें से दे देंगे, एक फॉर एग्जांपल कैपिटेट दे दी, तो आपने क्या देखना है, आपको ये रो के लिहाज से याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आ जाता होता है। आपको पता होना चाहिए स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम और पीसी फॉर्म जो होती है वो प्रोक्सिमल रो के अंदर होती है। ट्रेपीजियम, ट्रेपाजॉइड, कैपिटेट और हेमेर जो होती है डिस्टल रो के अंदर होती है। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि डिस्टल रो के अंदर कौन सी बोन नहीं होती, वो इधर से कोई एक बोन डाल देंगे और कह देंगे कि हाँ जी ये आंसर है। और वो पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी बोन है जो जनाब आपके प्रोक्सिमल बोन के अंदर नहीं होती, तो वो इधर से एक बोन डाल देंगे इधर और कहेंगे कि हाँ जी कौन सी, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनाब इसमें से और चीजें देखते हैं कि और कौन से पॉइंट होते हैं। देखें कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होती है वो कौन सी होती है, एक तरह की स्केफाइड होती है। तो अब हम देखते हैं कि स्केफाइड जब आपकी एक तरह की फ्रैक्चर होती है तो इसके अंदर सीन क्या होता है। ठीक है, स्केफाइड जब फ्रैक्चर होती है तो इसके अंदर होता क्या है। देखिए जो आपकी इसमें से ना मैं फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से अगर देखें कि ये आपकी जो स्केफॉइड बोन है ये वाली, इधर स्केफॉइड ये वाली बोन है। ठीक है, ये देखें इधर। ठीक है, स्केफाइड। अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो हैंड है वो आउट स्ट्रेच्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। शाबाश, ये बताइएगा जी, इसमें आउट स्ट्रेच्ड हैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा का एमसीक्यू पूछता है कि हाँ जी जनाब एक बंदा है वो जनाब उसका आउट स्ट्रेच्ड हैंड हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद ऐसी कौन सी बोन होगी जो कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होगी, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना स्केफॉइड। कौन सी होगी आपकी, एक तरह की स्केफॉइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, जब ये एक्सटेंशन हो रही है या फ्लेक्शन हो रही है, आपने कहना रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही है। ठीक हो गया। अब जो अक्सर एमसीक्यूज आता होता है ना वो पता कैसे आता है, वो इस तरह आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया, उसके पेन होती है ड्यूरिंग रिस्ट एक्सटेंशन और अबडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अबडक्शन का मतलब होता है आपकी फिंगर्स का दूर लेकर जाना। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि जब ये फिंगर दूर जाएंगी तो यहाँ पर पेन होगी एक या, और जब ये एक तरह का मतलब कि अपनी फिंगर्स को एक तरह का मतलब के एक्सटेंड करेगा हाथ को, यानी कि ओपन करेगा फिंगर्स को खोलेगा, तो ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, जैसा कि ये एक तरह का एक्सटेंशन हो रही है तो तब पेन हो रही है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गई है। कौन सी फ्रैक्चर होगी, एक तरह की स्केफॉइड फ्रैक्चर हो चुकी है। अब देखें आपको ये पता चल गया कि हाँ जी जनाब स्केफॉइड फ्रैक्चर हुई है। अब ये जो बंदा हमारे पास जब आता होता है ना, हम इसका एक्सरे करते हैं ना जब, तो एक्सरे के अंदर हमें लगता है कि इसको किसी तरह का कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, मोस्टली एक्सरे के अंदर जो स्केफॉइड का फ्रैक्चर है वो आता ही नहीं होता। ठीक है, एक्सरे के अंदर स्केफॉइड का फ्रैक्चर नहीं आता। लेकिन हमें फिर कैसे पता चलता है, हमें स्नफ बॉक्स के अंदर टेंडरनेस से फील होती है। क्या कहाँ पर फील होता है, हमें स्नफ बॉक्स जो होता है ना वहां पर टेंडरनेस फील होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्नफ बॉक्स क्या होता है। ये स्नफ बॉक्स होता है, मतलब कि आप ये खुद देखें, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम स्नफ बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि हाँ जी जनाब एक एक बच्चा है या जनाब एक 30 ईयर ओल्ड, फॉर एग्जाम्पल वो कह देते हैं 30 ईयर ओल्ड, मतलब उसने इस तरह कह दिया 30 ईयर ओल्ड present to you with the history of outstretched hand on x-ray, no finding of fracture, but there's tenderness in snuff box, and this person feel pain whenever he extend his hand.
एक्सटेंड हिज हैंड, व्हाट इज योर डायग्नोस। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना स्केफोइड फ्रैक्चर हो चुकी है, ठीक है, ये आपने बात करनी है। अब यहाँ पर ना एक और पॉइंट होता है, वो क्या, वो ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब यहाँ पर और क्या सीन होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये लिख लीजिए। जब किसी बंदे के अंदर स्केफॉइड फ्रैक्चर होती है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, ये आपने अभी लिखनी है कि कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है बच्चों। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपने जो बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि देखें, जब किसी बंदे के अंदर स्केफॉइड फ्रैक्चर होती है ना, तो इसके अंदर जो ब्लड की जो सप्लाई होती है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है। क्या होती है, ब्लड की सप्लाई आपकी एक तरह की इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। तो जब ब्लड की सप्लाई जो होती है वो सही तरह नहीं जाती। अब देखें, जब ब्लड की सप्लाई जब इम्पेयर्ड होती है ना, जब सही तरह नहीं जाती, तो इसकी वजह से अवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। क्या होती है, एक तरह की अवास्कुलर नेक्रोसिस आ जाती है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज कौन सा है वो मैं बता दूं, वो ये पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब अवास्कुलर नेक्रोसिस जो होती है ड्यूरिंग स्केफॉइड फ्रैक्चर वो क्यों होती है, ये एमसीक्यूज आता होता है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो स्केफॉइड की जो फ्रैक्चर की जो एक तरह की जो सीन जो होता है ना, वो इस वजह से होता है कि ये जनाब आपका एक तरह का क्या करवाता होता है, इसकी वजह से रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होने की वजह से। अब ये आपको पता होना चाहिए कि रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन करें, अब आपने गौर करना है, ये आपकी एक बोन है, ठीक है, जिसका नाम है स्केफॉइड, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है कि ये जनाब आपकी एक तरह की ब्लड सप्लाई जा रही है, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई जा रही है। और अब ये देखें कि इसके अंदर ये ब्लड सप्लाई एक तो होता है ना कि ऊपर से जाके फिर वापस आ रही हो, इसके अंदर सीन ये होता है कि ये जो वापस आ रही होती है ना ब्लड सप्लाई, मतलब कि यहाँ से ये वापस आने का मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब कि सिर्फ ये सीधी ब्लड सप्लाई जाती है, इसको वापस से कहीं से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ पर फ्रैक्चर हुई तो ब्लड तो पहले नहीं जा रहा इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्चर हो चुकी है। चलो किसी हद तक अगर ये एटलीस्ट रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई की तो हेल्प मिल रही होती ना, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, इस वजह से ये इशू बनता है क्योंकि रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है, एक तरह की रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसके अंदर जनाब आपकी अवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती होती है, जो कि अक्सर कई बार आपका एमसीक्यूज जो होता है वो देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और ये रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती किसके थ्रू है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपने कहना अ ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ये एमसीक्यूज है, ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो आपने कहना रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है जो कि रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। अब फिर आपने ये कहना है कि हाँ जी इसके अंदर हमने जो बातें याद की वो कौन कौन सी हैं, कि फॉर एग्जांपल कार्पल बोन के अंदर बस आपने यही चीजें याद रखनी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी बातें जो हैं वो मेन रखनी है। यहाँ तक अगर वैसे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कार्पल बोन, तो कार्पल बोन के अंदर जो आपने बातें याद रखनी है, आपने सबसे पहले आपने कहना है इसकी दो रो होती है, टू रोज, ठीक है। इसको आपने कहना है कि एक होती है प्रोक्सिमल रो और एक होती है डिस्टल रो। एक कौन सी होती है आपकी, एक तरह की प्रोक्सिमल रो होती है, और एक कौन सी होती है आपकी, एक तरह की डिस्टल रो होती है। फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब प्रोक्सिमल रो के अंदर जो मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब स्केफाइड होता है, ल्यूनेट होता है, ट्राइक्यूफ्रेम होती है, पीसीफॉर्म होती है, ठीक है। ये आपने पूरा ये आपने रो के अंदर जो है वो सारी की सारी आपने याद रखनी है। फिर आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डिस्टल रो होती है उसके अंदर जो होती है, इसके अंदर आती है जनाब आपकी ट्रेपीजियम, ट्रेपाजॉइड, कैपिटेट और हिमेट। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज हैं वो कौन से थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन स्केफॉइड, नंबर 1 एमसीक्यूज। मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट बोन ल्यूनेट, ठीक है। अब देखें, जब ये एक और एमसीक्यूज है, जब भी आपका ल्यूनेट की बोन डिसलोकेट होगी तो ऐसी कौन सी नर्व होती है जो कि इंपेयर्ड होती हो, आपने कहना मीडियन नर्व। कौन सी नर्व होती है आपकी, एक तरह की मीडियन नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और मीडियन नर्व की वजह से आपका एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या कहते होते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये एमसीक्यूज आता होता है कि हाँ जी जनाब मीडियन नर्व जब आपकी एक तरह की फ्रैक्चर होती है तो इसके अंदर कौन सी नर्व जब इंपेयर्ड होती है तो कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, तो आपने कहना कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका एमसीक्यूज है। कार्पल टनल सिंड्रोम को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फिर मैंने जो बताया था कि हाँ जी जनाब ऐसी कौन सी बोन होती है जो कि जनाब आपकी एक तरह की साइज में सबसे छोटी होती है, हाँ जी,
फॉर एग्जांपल अगर कभी भी एमसीक्यूज आ जाए कि हाँ जी जनाब ऐसी कौन सी बोन है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वो बोन जो सबसे छोटी होती है वो ट्रेपीजॉइड होती है। कौन सी? एक तरह की ट्रेपीजॉइड को सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो आपने कहना है कि सबसे बड़ी जो होती है वो कैपिटेट होती है। ठीक हो गया। और आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब बच्चों में सबसे पहले जो डिवेल्प होती है वो कैपिटेट होती है। ये चीजें फिर आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब आउट स्ट्रेच्ड हैंड के साथ सनफ बॉक्स के ऊपर टेंडरनेस है, एक्सरे के अंदर कोई फाइंडिंग्स नहीं है, बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जब हैंड स्ट्रेच करता है तो उसको दर्द होती है। क्या है? आपने कहना स्केफॉइड फ्रैक्चर हो चुकी है। इसके साथ जो आपने बात बतानी है वो क्या है कि हाँ जी जनाब ब्लड सप्लाई इंपेयर्ड होने से आवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। किस लिहाज से? आपने कहना आवास्कुलर नेक्रोसिस जो होती है वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि ये बंदा जो होता है इसमें रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। यही सारे एमसीक्यूज हैं, इससे हटकर कोई चीज आने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सा है? आपका एक तरह का बॉक्सर फ्रैक्चर। अच्छा, बॉक्सर फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एक तो मतलब कि हमने ये देखना होता है कि ये वाली जो बोन्स होती हैं ये बोन्स को हम कहते हैं मेटाकार्पल। ये वाली तो कार्पल थी ना, ठीक है। ये वाली जो बोन्स होती हैं इसको मेटाकार्पल कहा जाता है, ठीक है। ये मेटाकार्पल है, ठीक है। ये आगे से फिर आपकी ये वाला पोर्शन आपकी फ्रेंजिस कहा जाता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मेटाकार्पल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो चीज इन्वॉल्व होती है वो नेक होती है, ठीक है। कौन सी होती है? एक तरह की नेक होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ? बच्चों बताइएगा। ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं दोबारा इसको एक बार करके देखता हूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा अगर आप ये गौर से ये हिस्सा देखते हो, ये वाली जो ये वाला हिस्सा जो ये फ्रैक्चर हुआ हुआ कि नहीं हुआ? ये जनाब फ्रैक्चर हुआ। इसको नेक ऑफ फ्रैक्चर जो नेक ऑफ जो है मेटाकार्पल वो फ्रैक्चर हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज पता कैसे आता है? वो ये पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब एक तरह का जो आपके जो एक तरह के स्किल्स जो बॉक्सर्स होते हैं, यानी कि जिनको बॉक्सिंग करनी आती है, वो स्किल्स जो बॉक्सर हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी मेटाकार्पल होती है जो कि फ्रैक्चर होने के चांसेस जिसके ज्यादा होते हैं? तो आपने इसका आंसर पता क्या कहना है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का सेकंड और थर्ड जो मेटाकार्पल होती है ना वो प्रोफेशनल बॉक्सर के अंदर जो होती है ना वो देखने को मिलती है। ठीक हो गया, प्रोफेशनल बॉक्सर के अंदर। अब ये है नंबर वन है, ये एक है, ये दो है, ये तीन, ये चार, ये पांच, पांच मेटाकार्पल है, ठीक है। तो आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाता है जब भी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल बॉक्सर होगा तो उसके अंदर कौन सी मेटाकार्पल जो होंगी वो जनाब डैमेज होंगी, तो आपने कहना है दो और तीन, ये ठीक हो गया। अब हम जैसे जिन्होंने कभी बॉक्सिंग नहीं की, अभी अगर अंदाजा करना चाह रहे हो तो दीवार के अंदर अपना पंच मारें, ठीक है, आपको लग पता जाएगा। तो हमारा जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है वो फोर्थ और फिफ्थ जो होती है ये जनाब आपका फ्रैक्चर होती है मेटाकार्पल, ठीक है। अभी अभी कभी आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो, अगर नहीं किया कभी कर लें, आपको पता लग जाएगा, कभी एमसीक्यूज भी नहीं भूलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपने ये कहना है कि फोर्थ और फिफ्थ जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का अनस्किल्स बंदे के अंदर, लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं उसके अंदर सेकंड और थर्ड जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का फ्रैक्चर होती है। अब ये हो गया क्लियर। यहाँ पर किसी बच्चे को क्वेश्चन इसके अंदर सिर्फ इतनी बातें याद रखनी, वो पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब जो आपका जो बॉक्सर्स जो होते हैं उसके अंदर मेटाकार्पल कौन सी फ्रैक्चर होती है, तो आपने कहना सेकंड और थर्ड। अनस्किल्स बंदों के अंदर कौन सी होती है, आपने कहना भाईजान चौथी और पांचवी, ठीक है, मेटाकार्पल। बस इतनी बात। अब हम आ जाते हैं जनाब यहाँ पर, और ये वाली कौन सी चीजें हैं इसको हम देखते हैं। फिर हम आपका एक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिट्स वाला, यानी कि आपके रोटेटर कफ के मसल्स, और उसके बाद थोड़ी सी बातें होंगी, फिर हम इंशाल्लाह आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस करेंगे, फिर आपके टोटल जो एमसीक्यूज जो हमारे हैं आज के पोर्शन से हमने निकालने फिर हम वो करेंगे, ठीक है। बोर नहीं होना, ना ही इतना सर को परेशान होना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज अपने ओरिजिन की तरफ वापस आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं या एक्सटेंशन कहते हैं? शाबाश। ये देखें, ये जो ये बंदे ने जनाब इस तरह मतलब कि पहले बात, पहले तो ये बताएं कि ये जो गेम खेल रहा है ये इस गेम को हम कहते क्या है? ये जो गेम खेल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना है ये जो गेम खेल रहा है इसको हम गोल्फर कहते होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एक तरह का गोल्फर्स एल्बो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि ये वाली जो गेम होती है उसको हम गोल्फर्स कहते हैं, ठीक है, गोल्फर्स एल्बो। चलो आप इस तरह कर लो जी, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर जो चीज है आपकी ये अपने ओरिजिन की तरफ वापस जा रही कि नहीं जा रही? इस तरह उसकी तरफ नजदीक जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है। तो जब कोई नजदीक जा रही है तो उसके अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? फ्लेक्शन इन्वॉल्व होती है।
तो यहाँ पर जो फ्लेक्शन करवा रहे होंगे वो कौन से करवा रहे होंगे, फ्लेक्सर टेंडन्स। तो आपने कहना है कि आपकी एल्बो फ्रैक्चर के, सॉरी, गोल्फर एल्बो फ्रैक्चर के अंदर जो आपके टेंडन्स होते हैं वो फ्लेक्सर टेंडन इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल, जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसके ऊपर ही रहे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज आता है ना, वो पता कैसे आता है, वो ये आता होता है कि एक गोल्फर का प्लेयर है, ठीक है, एक गोल्फर का प्लेयर है, वो जनाब खेल रहा था, और उसके बाद जनाब उसके अंदर कौन से टेंडन्स जो हैं वो जनाब इन्फ्लेम, वो खेल रहा था और उसके बाद उसका पेन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कौन से टेंडन्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो टेंडन इन्वॉल्व हैं जिनकी इन्फ्लामेशन हुई है जिसकी वजह से इसको पेन हो रही है, वो फ्लेक्सर टेंडन है। ये आपके एक एमसीक्यूज है। वो कौन से टेंडन्स होते हैं, आपके फ्लेक्सर टेंडन होते हैं। ये नंबर 1 एमसीक्यूज है। अब दूसरी बात, जब आपका गोल्फर का प्लेयर, उसकी जब इन्फ्लामेशन होती है फ्लेक्सर टेंडन्स की, तो वो कौन से कंडाइल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने ये कहना है कि ये जनाब आपके बेसिकली मीडियल एपिकोंडाइल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। कौन सा कंडाइल, यही एमसीक्यूज है जी। मीडियल एपिकोंडाइल आपका इन्वॉल्व होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, आपका मीडियल एपिकोंडाइल आपका इन्वॉल्व होता है। अच्छा, बस ये गोल्फर वाले के अंदर दो बातें याद रखनी है। कौन सी, आपने कहना जो गोल्फर का प्लेयर होता है उसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सर होती है। आप खुद देखिए कि वो प्लेयर आपने हाथ वापस लेकर आ रहा है, फ्लेक्शन करवा रहा है। फिर आपने ये कहना कि कौन से टेंडन इन्वॉल्व होते हैं, आपने कहना कि यार फ्लेक्सर टेंडन इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपने कहना कि हाँ जी जनाब कौन सा कंडाइल होगा, मीडियल एपिकोंडाइल। सिर्फ 3 बातें, ये एमसीक्यूज इसी में से आता है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब आपका आ जाता है दूसरा प्लेयर, ये कौन सा है, ये आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये वाला जो प्लेयर साहब है ये जनाब आपकी टेनिस का प्लेयर है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, टेनिस का जो प्लेयर होता है उसके अंदर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, खुद बताएं। और भाई जो टेनिस का प्लेयर होता है ना, उसका हाथ क्या होता है, पीछे की तरफ भी जाता है और आगे की तरफ भी जाता है, उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों हो रही होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली क्या होती है, हाँ जी, ये फोर्स को आगे की तरफ जोर लगाता है तो एक्सटेंशन ज्यादा होती है, क्योंकि इसने बाल को आगे की तरफ फेंकना होता है। फ्लेक्शन के ऊपर तो इसको इतना जोर लगाना ही नहीं पड़ता। तो आपके कौन से टेंडन इन्वॉल्व होंगे, आपके एक्सटेंसर टेंडन इन्वॉल्व होंगे। कौन से होंगे, आपके एक तरह के एक्सटेंसर टेंडन इन्वॉल्व होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कौन सा कंडाइल इन्वॉल्व होगा, लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा। उसके अंदर मीडियल था, इसके अंदर लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा होता है, ये बंदा पता है क्या होता है, एक एमसीक्यू आता होता है कि हाँ जी जनाब, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप कोई दरवाजा खोलते हो, आपने कोई दरवाजा खोलना है, ठीक है, तो जब आप दरवाजा खोलते हो तो आप हाथ को एक्सटेंड नहीं करते हो, बताइएगा जी कि कभी ऐसा हुआ कि हाँ जी जनाब नहीं, आपने दरवाजा बिल्कुल अपने हाथ को बिल्कुल फ्लेक्स किया हो और उसके बाद जनाब आपने दरवाजा खोला हो अपने मुंह से, ऐसा तो कभी नहीं ना होता, या सर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ को एक्सटेंड करते हो, तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल टेबल के ऊपर कोई गिलास का पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जब गिलास को पकड़ेगा तो ये अपने हाथ को एक्सटेंड करे, अपने आर्म को एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पैसे कहता कैसे आता है, वो ये पूछते हैं कि हाँ जी जनाब एक टेनिस बॉल का प्लेयर था, ठीक है, वो जनाब खेल रहा था, लेकिन अब उससे जब वो दरवाजा को ओपन करता है या जब कभी वो ग्लास को पकड़ता है, लिफ्ट ऑफ द ग्लास, ठीक है, लिफ्ट करता है ग्लास को, तो तब उसको पेन होती है। तो ये क्या है, तो आपने पता क्या कहना है, आपने कहना ये लेटरल एपिकंडोलाइटिस हो चुका है, यानी कि लेटरल एपिकंडाइल की इन्फ्लामेशन हो चुकी है। अगर वो पूछें कि ये किस टेंडन्स के अंदर इन्फ्लामेशन है, आपने कहना एक्सटेंसर टेंडन्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। और अगर वो पूछे कि हाँ जी जनाब ये क्या है, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का, ये जनाब आपका एक तरह का आपने कहना है कि लेटरल एपिकंडाइल जो है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है। तो ये बात आपने बतानी है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई एमसी कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। अब आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, रोटेटर कफ मसल का, क्या रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं। ये जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं इसमें आपके बेसिकली 4 तरह के मसल्स आते होते हैं, ठीक है। इसको आप याद इस तरह करते हो सिट्स के लिहाज नाम से। सिट्स क्या मतलब भाई, सिट्स, सिट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कौन से मसल्स होते हैं, सुपरा स्पाइनाटस। नंबर 1 कौन सा होता है आपका, एक तरह का सुपरा स्पाइनाटस। इसके अंदर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ये हालांकि छोटा 2 मिनट का टॉपिक है लेकिन इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, हम इसको करेंगे भी, ठीक है। सुपरा स्पाइनाटस। आई से इंफ्रा स्पाइनाटस। आई से कौन सा होता है आपके, एक तरह का इंफ्रा स्पाइनाटस। टी से टीरिस माइनर, टीरिस माइनर। और एस से सब स्केपुलारिस, क्या होता है, एक तरह का सब स्केपुलारिस होता है, ठीक है। ये 4 तरह के मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, रोटेटर कफ मसल्स के अंदर। अगर कभी भी कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आपके कितने मसल्स हैं, तो ये एमसीक्यूज आता होता है।
कि आपके रोटेटर कफ मसल्स के अंदर कौन कौन से मसल्स आते हैं, तो आपने कहना 4 तरह के। कौन से? सुप्रास्पाइनाटस, इंफ्रास्पाइनाटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस। और एक एमसीक्यू इस तरह भी आता होता है कि हाँ जी जनाब, रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आपके कौन से मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो ये 3 तो दे देगा, कोई एक बाहर वाला छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल वो डाल देगा टीरिस मेजर को, ठीक है, तो आपने कहना टीरिस मेजर नहीं होता, ठीक है, मोस्टली ये टीरिस मेजर कोई डालता है, मोर देन 90% क्वेश्चन के अंदर टीरिस मेजर ही आता है, ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखें, एक एमसीक्यूज आता होता है कि मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेम्ड मसल्स जो कौन सा होता है, या मोस्ट कॉमनली जो डैमेज जो मसल्स होता है या इंजर्ड जो मसल्स होता है वो कौन सा होता है आपके रोटेटर कफ मसल्स में से। ये भी आपका एमसीक्यूज है, आपने कहना सुप्रास्पाइनाटस, ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यूज है। एंड सुप्रास्पाइनाटस जो होता है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल्स होता है, जो कि जनाब आपका एक तरह का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को ये मसल्स की पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इनके सारे फंक्शंस बताता हूँ, तो आपको इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं इनके पिक्चर्स की तरफ, और पिक्चर में भी आप लोगों को शो करता हूँ कि हाँ जी जनाब कैसे कैसे ये पिक्चर का क्या रोल होता है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मतलब कि इस टॉपिक की तरफ दोबारा लेकर आता हूँ। मैं उसामा तस्वीर मैं दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ एक बार उधर मैं पिक्चर दिखा के ना फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, चलो मैं बता दूँ, सबसे मोस्ट कॉमनली जो मसल आपका इन्वॉल्व होता है ना, जो डैमेज हो सकता है, उस मसल को हम कहते होते हैं सुप्रास्पाइनाटस मसल, ठीक है। और आपके रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आपके 4 तरह के मसल्स आते हैं, जो शोल्डर को सपोर्ट करते होते हैं वो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। 4 मसल्स हैं ये, सुप्रास्पाइनाटस, इंफ्रास्पाइनाटस, टेरिस माइनर, और उसके बाद क्या होता है सब स्केपुलारिस, ठीक है। और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है इंजरी के अंदर वो सुप्रास्पाइनाटस होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर आपसे स्टेटमेंट के अंदर ये पूछ ले कि रोटेटर कफ मसल्स के अंदर कौन कौन से मसल्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रास्पाइनाटस होता है, इंफ्रास्पाइनाटस होता है, टेरिस माइनर होता है, सब स्केपुलारिस होता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो 3 दे देते हैं और एक को निकाल देते हैं कि कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा मसल है जो कि जनाब रोटेटर कफ मसल नहीं है, तो वो चारों में से कोई एक को निकाल देते और चौथा कोई और डाल देते और उसका एमसीक्यूज आ जाता होता है, ठीक है। तो ये इस तरह है, आप क्लियर है। टीरिस टीरिस माइनर वाला पॉइंट, कौन सा टीरिस माइनर वाला? मैंने ये कहा था कि समटाइम ऐसे होता है, देखें कि फॉर एग्जांपल ना वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब ऐसा कौन सा मसल जो है वो आपका रोटेटर कफ मसल नहीं है, तो वो इस तरह होता है कि वो ना टीरिस माइनर की जगह ना टीरिस मेजर को डाल देते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो होता है वो टीरिस माइनर माइनर की जगह पर टीरिस मेजर को डाल देता है। अब हमें तो पता है कि रोटेटर कफ जो मसल्स हैं वो 4 हैं और टीरिस माइनर है, बल्कि टीरिस मेजर नहीं है, लेकिन उस एग्जामिनर ने क्या किया होता है, टीरिस मेजर को डाला हुआ होता है। वो पूछता है कि एक्सेप्ट इन तीनों के, एक्सेप्ट ऐसा कौन सा मसला जो नहीं है, तो वो टीरिस मेजर दिया हुआ होता है, तो वो आपने टिक करना होता है। मोर देन 90% क्वेश्चन ऐसे ही आता होता है। अब क्लियर है? ओके जी, अब ओके 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 हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब देखें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को आपने गौर करना है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये जनाब आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये जनाब आपका स्कैपुला, ये वाला जो पूरे का पूरा जो मसल्स होता है वो सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है। ये वाला मसल जो होता है वो जनाब कौन सा होता है आपका? सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है, ठीक है। तो आपने कहना है सुप्रास्पाइनाटस, ये जनाब आपका जो मसल होता है इसको आपने कहते हैं इंफ्रास्पाइनाटस मसल। ये वाला जो मसल होता है इसको आपने कहना है जो बिल्कुल टेरिस माइनर, और ये जो स्कैपुला है ये क्या होता है? एक तरह का स्कैपुला है आपका, ठीक है, ये इस तरह स्कैपुला। और स्कैपुला के ऊपर जो इस तरह मसल होता है उसको हम कहते हैं सब स्कैपुलारिस मसल, क्या होता है? सब स्कैपुलारिस मसल। तो आपके कितने मसल्स हो गए? आपके टोटल 4 मसल्स हो गए। कौन से? सुप्रास्पाइनाटस, इंफ्रास्पाइनाटस, टीरिस माइनर, और कौन सा आपका? सब स्कैपुलारिस, ठीक है। तो ये 4 मसल्स आपने बताने होते हैं कि हाँ जी जनाब जो आपका सुप्रास्पाइनाटस होता है, इंफ्रास्पाइनाटस होता है, टीरिस माइनर होता है, और आपका कौन सा होता है? एक तरह का सब स्कैपुलारिस आता है। अब आपने ना बच्चों एक बात आपने गौर करनी है कि सुप्रास्पाइनाटस का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बात का पता होना चाहिए कि सुप्रास्पाइनाटस जो मसल है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, तो हम अपने बाजू को ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, कभी आपने गौर किया हम अपने बाजू को ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, तो ये बाजू को जो इधर से ऊपर की तरफ जब ये उठाता है तो 0 से 15 डिग्री तक जो लेकर जाता होता है ना मसल, वो सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है। वो कौन सा होता है आपका? एक तरह का सुप्रा स्पाइनाटस होता है। तो आपने क्या कहना है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा पूछता है कि सुप्रा स्पाइनाटस का काम क्या होता है, तो आपने कहना है ये बाजू को दूर लेकर जाता है आर्म से, यानी कि ये जो है ना हम बाजू को बाहर की तरफ निकालते हैं ना,
तो 0 से 15 डिग्री तक जो बाजू को लेकर जाता होता है वो सुप्रास्पाइनाटस मसल लेकर जाता है। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यू होता है कि सुप्रास्पाइनाटस मसल को कौन सी नर्व जो होती है वो सप्लाई करती होती है, तो आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व। कौन सी नर्व होती है आपकी? सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है जो सुप्रास्पाइनाटस मसल को सप्लाई कर रही होती है। और ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन होता है 0 से 15 डिग्री तक बाजू को ऊपर की तरफ लेकर जाना। ठीक है, होप सो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि हाँ जी जनाब, जो इंफ्रास्पाइनाटस होता है उसका काम क्या होता है। जो इंफ्रास्पाइनाटस होता है ना, कभी आपने फॉर एग्जांपल आपने बॉलर्स को देखा हो, और बॉलर्स जो है वो हाथ को जब बॉल करते हैं तो वो बाल को हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। आपने देखा है ना, यानी कि वो अपने हाथ बाल को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं बाजू को। तो जो पीछे की तरफ बाजू को लेकर ले जाने में हेल्प करता होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है वो होता है इंफ्रास्पाइनाटस मसल्स। कौन सा होता है? एक तरह का। और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नली रोटेट आर्म। क्या करता है इंफ्रास्पाइनाटस? कहाँ पर रोल अदा करता है? एक्सटर्नली रोटेट आर्म। आपने क्या कहना? एक्सटर्नली रोटेट आर्म। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बॉलिंग जैसे करता है तो वो बाजू पीछे की तरफ लेकर जाता है ना। जब उसने बॉलिंग करनी है तो पहले वो क्या करता है, वो क्रिकेटर जो होता है वो बॉल को अपने बाजू को पीछे की तरफ लेकर जाता है। तो जो पीछे की तरफ जो मसल ले जाने में हेल्प करता होता है ना, वो जनाब आपका इंफ्रास्पाइनाटस मसल होता है। ठीक है। अब ये आता होता है कि हाँ जी जनाब, आपने अक्सर देखा हो कि कभी आपने गौर किया हो ना कि अगर अगर कभी आपने बॉलिंग वगैरह ना कराई हो, ठीक है, और आपको काफी दिनों बाद मतलब कि आप ग्राउंड के अंदर जाते हो, ये हर किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा जो बॉलिंग वगैरह करता है। और उसके बाद जनाब आपने क्या देखा कि आपको जनाब कोई, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान के अंदर है माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई उज्बेकिस्तान, कोई किसी चाइना के अंदर पढ़ रहा है, तो अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे वो पाकिस्तान में आता है, वो कहता है चलो यार आज मैं बॉलिंग करता हूँ, तो वो दो बॉलिंग करता है, उसके जो शोल्डर के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है। फिर वो जो पीछे की तरफ जो मसल लेकर जाता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का जो पीछे की तरफ लेकर जाता है उसको हम इंफ्रास्पाइनाटस कहते हैं। और जो पेन होती है इसको हम कहते हैं पिचिंग इंजरी। क्या कहते होते हैं एक तरह का, आपने ये याद रखना है ये किसकी वजह से होता है, पिचिंग इंजरी। इसको आपने कहना है पिचिंग इंजरी। पिच जैसे क्रिकेट के अंदर पिच है ना, तो इधर से याद कर लें ये पिचिंग इंजरी की वजह से होता है। ठीक है। इंफ्रास्पाइनाटस का सिर्फ एक ही काम है, बाजू को बाहर की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करना। ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करना। और ये डैमेज किस में होता है, आपने कहना पिचिंग इंजरी के अंदर होता है। ठीक है, ये आपने बात करनी है। अच्छा, अब जो टीरिस माइनर होता है इसका काम क्या होता है? टीरिस माइनर का बच्चों ये काम होता है कि देखें, ये टीरिस माइनर जो होता है ये बाजू को पीछे की तरफ भी करता है और अंदर की तरफ भी लेकर आता है। मतलब कि इस तरह लेकर आता है अंदर की तरफ। ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि जनाब एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल जब आप पीछे की तरफ हाथ करते हो, बॉलर जो होता है वो बॉलिंग करने के लिए अपना हाथ पीछे की तरफ करता है, फिर आपका अपना हाथ अंदर की तरफ लेकर आता है। ठीक है। यानी कि जब वो बॉलिंग करता है तो इस तरह आप हाथ पीछे की तरफ और उसके बाद आप अपना हाथ अंदर की तरफ लेकर आता है। तो वो जो कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल पहले अपना हाथ पीछे की तरफ किया, फिर उसके बाद उसका हाथ अंदर की तरफ आया, तो इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है वो टीरिस माइनर होता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनली रोटेट, यानी कि जब आप वो बंदा हाथ अपना अंदर की तरफ लेकर, इसको हम कहते हैं इंटरनली रोटेट। और ये इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इसको कहते हैं एक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व होती है जो टीरिस माइनर को सप्लाई करती है। इंफ्रास्पाइनाटस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्पाइनाटस मसल और इंफ्रास्पाइनाटस मसल दोनों को जो सप्लाई करती होती है नर्व, वो आपकी सुप्रास्कैपुलर नर्व ही होती है। लास्ट में रह गया आपका सब स्कैपुलारिस मसल, जो ये वाला जो मसल होता है। सब स्कैपुलारिस मसल जो होता है वो अपने हाथ को, वो जनाब आपका इंटरनल रोटेट और और ये इसका काम करता है अडुक्शन, तो एक तरह की अडुक्शन प्लस आपकी इंटरनली रोटेट। इसका मतलब क्या है कि देखें ये बाजू को अपने शोल्डर के साथ लगा कर रखता है और अंदर की तरफ घुमाता है, इसका ये काम होता है। ठीक है। तो ये दो तीन बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सब स्कैपुलारिस जो नर्व होती है, सब स्कैपुलारिस जो मसल होता है वो उसका काम ये होता है। ठीक है। अभी हम जनाब एक बार मैं इधर आकर दोबारा भी आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो उसका यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, हम रोटेटर कफ मसल्स की, ओके, हम रोटेटर कफ मसल्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? सिट्स। ठीक है, सिट्स। इसके अंदर होता है सबसे पहले सुप्रास्पाइनाटस। कौन सा होता है आपके एक तरह का? सुप्रास्पाइनाटस। ये सुप्रास्पाइनाटस पता क्या काम क्या करता है? यार आपने बॉलर्स को देखा हुआ होता है ना, वो बॉलिंग करते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। तो जब वो अपना हाथ को पीछे की तरफ करते होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटर्नली रोटेट। ठीक हो गया।
फॉर एग्जांपल सॉरी 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 ये जनाब सुप्रास्पाइनाटस मसल जो होता है ये अपने बाजू को 0 टू 15 डिग्री तक लेकर जाता है। इसकी समझ आ गई ना, 0 टू 15 डिग्री की? जिसकी समझ आ रही है वो बताते जाए प्लीज, सारे बच्चे जल्दी जल्दी। इसका मैंने क्या मतलब है 0, यानी कि अगर किसी का बाजू बिल्कुल साथ लगा तो ये 15 डिग्री तक उठाने में हेल्प करता है, बाजू को ऊपर की तरफ उठाने में हेल्प करता है 15 डिग्री। ओके जी। उसके बाद आ गया इंफ्रास्पाइनाटस। इंफ्रास्पाइनाटस जो मसल है वो जनाब क्या काम करता है, जब बॉलर जो होता है वो अपना एक्शन लेकर अपना हाथ जो होता है वो पीछे की तरफ करता है, तो इसको इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है वो इंफ्रास्पाइनाटस मसल होता है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बंदा 2 बॉलिंग करके बहुत देर बाद उसका जनाब यहाँ पर दर्द होना शुरू होती है शोल्डर में, वो क्या होता है, इंफ्रास्पाइनाटस मसल के अंदर होता है। और इस इंजरी को कहते हैं पिचिंग इंजरी। कौन सी होती है? एक तरह की पिचिंग इंजरी। अब सुप्रास्पाइनाटस और इंफ्रास्पाइनाटस को दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है, जिसको हम कहते होते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व। कौन सी होती है आपकी? एक तरह की सुप्रास्कैपुलर नर्व एक ही होती है। उसके बाद आती है टीरिस माइनर। टीरिस माइनर जो होता है इसका काम क्या होता है बच्चों? टीरिस माइनर का काम ये होता है कि ये क्या काम करवाता है, ये जनाब आपका इंटरनली रोटेट प्लस आपकी रोटेशन करवाता है, ये सबका काम है। ठीक हो गया। टीरिस माइनर को जो नर्व सप्लाई करती है ये होती है एक्सिलरी नर्व। कौन सी होती है आपकी? एक तरह की एक्सिलरी नर्व। अच्छा जी, तो ये था मेन जो बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ना मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बंदे का शोल्डर है, ठीक है। ये जनाब उसका जनाब एक तरह का ह्यूमरस लगा हुआ है। अब उसने ना ये ऊपर की तरफ लेकर जाना है। पहला 0 टू 15 डिग्री तक जो लेकर जाने में हेल्प करता है, इस मसल का नाम क्या होता है? सुप्रास्पाइनाटस मसल। कौन सा? सुप्रास्पाइनाटस मसल। 15 से 90 तक जो हेल्प करता होता है इस मसल को कहते हैं डेल्टॉइड मसल। कौन सा था आपके? एक तरह का डेल्टॉइड मसल। ये एमसीक्यू जाता है। 15 से 90 तक जो हेल्प करता होता है वो कौन सा मसल होता है आपका? डेल्टॉइड मसल। और डेल्टॉइड मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है एक्सिलरी नर्व। कौन सी आपकी? एक तरह की एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व हमने 2 जगह पर पढ़ी। कहाँ पर? टीरिस माइनर पर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये देखें, एक्सिलरी नर्व टीरिस माइनर को सप्लाई करती है। हमने पढ़ा डेल्टॉइड को सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। तो 2 जगह पर हमने पढ़ ली, तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब देखें ये डेल्टॉइड जो होता है यहाँ तक, उसके बाद जो होता है ना 90, मतलब 90 से जो ऊपर की तरफ जो एंगल जाता है, मतलब जब हम बाजू जो होते हैं वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस नर्व। सॉरी, ट्रेपीजियस मसल। कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है आपका? ट्रेपीजियस मसल। और जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं असेसरी मसल्स। कौन सा होता है आपका? एक तरह का असेसरी मसल्स जो होता है वो जनाब इसके अंदर असेसरी नर्व जो होती है वो इसके अंदर हेल्प करती है, यानी कि ट्रेपीजियस मसल को असेसरी नर्व मैसेज देती है और उसके बाद ये सारा कुछ होता है। अगर आप में से कुछ ने बच्चों ने न्यूरोनॉटमी पढ़ी हो तो असेसरी नर्व आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व्स के अंदर आती है? बता सकते हो बच्चों? आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि जनाब आपकी असेसरी नर्व कहलाती होती है? आपकी 11th। शाबाश। तो 11th जो होती है वो जनाब आपकी असेसरी नर्व होती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बैठा हुआ है ना, उसको हम कहें ना कि कंधे ऊपर की तरफ करें या कंधे उचकाएं। ठीक हो गया, यानी कि वो बैठा हुआ उसको हम कहें कि अपने जो कंधे हैं वो ऊपर की तरफ करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर। ये प्लीज चेक कर लीजिएगा, श्रगिंग ऑफ शोल्डर गूगल से, मतलब कि आपको पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी सी। तो वो कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब ये एमसीक्यू आया हुआ है एक बार, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ कि आप असेसरी नर्व का एग्जामिन कैसे करते हैं। तो आपने बच्चों कहना है कि असेसरी नर्व का एग्जामिन हम इस तरह करते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर की मदद से। हम पेशेंट को कहते हैं अपने शोल्डर को उचकाएं, यानी कि ऊपर की तरफ करें, श्रग करें। तो अगर तो वो कर लेगा इसका मतलब असेसरी नर्व सही है, अगर वो नहीं कर सकेगा इसका मतलब असेसरी नर्व सही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारा काम होता है। असेसरी नर्व श्रगिंग ऑफ शोल्डर, उसके बाद असेसरी नर्व किसको सप्लाई करती है? ट्रेपीजियस को। अब आ जाती है जनाब आपकी एक तरह की एक और मसल होता है जिसका नाम होता है सिराटस एंटीरियर। सिराटस एंटीरियर बहुत, यानी कि 100 से ऊपर की तरफ लेकर जाता है, यानी कि 100 से जब ऊपर की तरफ 180 तक जो लेकर जाए उसको सिराटस एंटीरियर कहते हैं। और ऐसी कौन सी नर्व होती है जो कि सिराटस एंटीरियर को सप्लाई करती है? वो होती है जनाब आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। कौन सी होती है? एक तरह की लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। यहाँ पर एक एमसीक्यू है जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है
कि हाँ जी जनाब, सेराटस एंटीरियर मसल होता है और उसके बाद लॉन्ग थोरेसिक जो होती है वो नर्व होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व सही तरह काम नहीं कर रही तो सेराटस एंटीरियर जो मसल होगा वो सही तरह काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विंगिंग ऑफ आला। ये एमसीक्यूज है कि क्या होता है विंगिंग ऑफ आला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं पिक्चर आपको गूगल से दिखा दूंगा जब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थे जनाब आपके पूरे के पूरे मतलब के रोटेटर कफ मसल्स के। और उसके बाद बाजू को जब हम बाहर निकालते हैं तो 0 से 15 तक जो होता है, जो रोल अदा करता होता है, वो तो जनाब आपका सुप्रास्पाइनाटोस होता है। 15 से जो 90 तक लेकर जाता होता है वो जनाब आपका डेल्टोइड होता है। 90 से जो ऊपर की तरफ लेकर जाता है वो जनाब आपका एक तरह का ट्रेपीजियस होता है। और 100 से जो ऊपर की तरफ लेकर जाता है वो आपका एक तरह का सिराटस इंटीरियर होता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियस किसके मदद से चल रहा है। आपने कहना एक्सडी एसेसरी नर्व की मदद से, सिराटस इंटीरियर किसकी मदद से चल रहा है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की मदद से। ठीक है, तो ये बातें आपको पता है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश एनीवन। ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल मतलब कि ना आप इसको किस तरह याद कर सकते हो कि कोई बंदे को इसके निमोनिक्स आते हैं सही तरह। हाँ जी, किसी बंदे को इसके निमोनिक्स आते हैं। मतलब किस तरह आप इधर इसको शुरू करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी इसका पता क्या होता है। जिधर से ये स्टार्ट होता है ना वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसको आपने ऐसे याद करना है, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, इस तरह आप निमोनिक्स याद कर सकते हो। अब रेडी से पता क्या बनता है, रेडी से बनता है इसका रूट। क्या रूट क्या है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ये टी से बनता है इसका ट्रंक। ये ट्रंक क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। ड्रिंक से बनता है डिवीजन। कि डिवीजन क्या है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। कोर से बनता है कोड। ठीक हो गया, और बी से बनता है ब्रांचेस। ठीक है, ये आप इस तरह याद कर सकते हो। अगर आप वैसे ही याद कर लोगे रूट ट्रंक डिवीजन कोड और ब्रांचेस ये भी ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये निम्नलिखित याद कर लो, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बियर। रेडी से रूट, टी से ट्रंक, डी से डिवीजन, उसके बाद कोल्ड से मतलब कि कोल्ड, उसके बाद बियर से ब्रांचेस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि आगे क्या होता है। देखें, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है जनाब आपकी C1 से लेकर C5 से लेकर T1 तक। ठीक है, क्या C5 C6 C7 C8 और T1। देखिए ये इतना इजी मैं करूंगा ना कि आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी याद नहीं ना किया तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको याद करने का, ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी से याद हो जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने पता क्या काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि रूट कितनी है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। आप लोगों ने कहना है जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का रूट होता है वो C5 से लेकर T1 तक जाता होता है। ठीक है, अब आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इससे के बाद क्या होता है, C5 और C6 आपस में मिलते हैं। C5 और C6 आपस में मिलते हैं और इसके बाद एक ट्रंक बनता है। ठीक है, C7 किसी से नहीं मिलता और एक ट्रंक बनता है। C8 और T1 आपस में मिलते हैं और एक ट्रंक बनता है। मतलब कि अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर टोटल कितने ट्रंक बनते हैं तो आप बता सकते हो कि कितने बनते हैं। शाबाश। अब मुझे ना हर बच्चे का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 3। तो अब देखें, अब सबसे जो ऊपर वाला है इसको आपने कहना है अपर ट्रंक। जो मिडिल वाला है इसको आपने कहना है मिडिल ट्रंक। और जो नीचे वाला इसको आपने कहना है लोअर ट्रंक। ठीक है, लोअर ट्रंक। ये आपके 3 ट्रंक होते हैं, अपर मिडिल और लोअर ट्रंक। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब जो अपर ट्रंक बनता होता है वो किस रूट से बनता है तो आप बता सकते हो कि किस रूट से बनता है, C5 C6 से। मिडिल वाला जो रूट होता है, ट्रंक होता है, वो किस रूट से बनता है, C7 से। उसके बाद जनाब जो आपका लोअर वाला ट्रंक होता है वो किससे बनता है, वो आपने बताना है C8 और T1 से। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बच्चों आपकी डिवीजन। कि डिवीजन कौन कौन सी होती है। अब आप खुद देखें कि फॉर एग्जांपल अपर हर की दो दो डिवीजन होती है इस तरह।
अब इसमें आपने दो दो डिवीजन करनी है। इसकी डिवीजन कैसे होती है, एक होती है एंटीरियर और एक होती है आपकी पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर डिवीजन कितनी है, तो आप क्या बताओगे, शाबाश। हाँ जी, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि हाँ जी आपके एक तरह के ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो डिवीजन है वो कितनी है, तो आप लोगों ने क्या बताना है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब 6 डिवीजन है। कौन कौन सी, आपने कहना एंटीरियर पोस्टीरियर, हर की एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर और उसके बाद क्या होता है एक तरह का पोस्टीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब कोड, ठीक है। कोड क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने इसे बहुत सिंपल वे में हमने करना है ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए। आपने इस तरह करना है कि एक तरह का अपर और मिडल, इन दोनों का, इन दोनों की डिवीजन लेनी है, अपर और मिडल दोनों की एंटीरियर डिवीजन लेनी है, और इन दोनों की डिवीजन लेकर यहाँ पर एक कोड बनता होता है, उसको हम कहते हैं लेटरल कोड। क्या कहते हैं, लेटरल कोड, ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा आपने क्या काम करना होता है, आपने हर किसी का पोस्टीरियर लेना है, अपर का भी पोस्टीरियर लिया, मिडिल का भी पोस्टीरियर लिया और लोअर का भी पोस्टीरियर लिया। समझ आ रही है ना बच्चों, फॉर एग्जांपल अपर का पोस्टीरियर, मिडिल का पोस्टीरियर और लोअर का पोस्टीरियर, ये तीनों का पोस्टीरियर लेकर यहाँ पर जो कोड बनता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कोड। क्या कहते हैं, एक तरह का पोस्टीरियर कोड, ठीक है। पीछे बच जाता है सिर्फ एक, वो कौन सा है, ये लोअर का इंटीरियर बच जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं मीडियल कोड। क्या कहते हैं, एक तरह का मीडियल कोड। अच्छा, तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल में ये पता चल गया होगा। सबसे पहले शुरू में आते हैं, शुरू में टेंशन नहीं लेनी, आपने रूट्स कितनी बतानी है, C5 से लेकर T1 तक होती हैं। फिर आपने आना ट्रंक की तरफ, आपने कहना C5 और C6 को मिलाते हैं तो अपर ट्रंक बनता है, क्लियर है। C7 को बुलाते हैं तो आपका मिडिल ट्रंक बनता है, C8 और T1 को बनाते हैं तो लोअर ट्रंक बनता है। फिर आपने पता क्या कहना, 3 ट्रंक बने, ये देखें ये 3 ट्रंक थे। फिर आपने कहना हर एक ट्रंक का इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है, तो जब हर एक ट्रंक 2 इंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं तो डिविजन कितनी होगी, 6 डिविजन होगी, ये आपने कहना, ठीक है। फिर आपने कहना कोड्स की तरफ, और जब आप कोड्स की बात करते हैं तो आपने पता कैसे देखना है, आपने सबसे पहले आपने ये कहना है कि तीनों का पोस्टीरियर ले लिया, अपर ट्रंक का भी मतलब कि जो था एक तरह का अपर ट्रंक का भी पोस्टीरियर लिया, मिडिल ट्रंक का भी पोस्टीरियर लिया और लोअर ट्रंक का भी पोस्टीरियर लिया। इन तीनों का पोस्टीरियर लिया और इससे बना हमारा पोस्टीरियर कोड। क्या बना आपका, एक तरह का पोस्टीरियर कोड। फिर आपने कहना है अपर का भी इंटीरियर लिया, मिडिल का भी इंटीरियर लिया और इससे हमारा कोड बना जिसको हम कहते हैं एक तरह का लेटरल कोड, ठीक है। और फिर इसके बाद सिर्फ एक ही इंटीरियर बनता था, वो लोअर का था, तो इससे कौन सा बनता है, मीडियल कोड, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जिसको समझ नहीं है, वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। पहले ये जो कोड्स होंगे इनको देखेंगे लेटरल कोड को, ठीक है, कि लेटरल कोड कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल ये लेटरल कोड है, उसके बाद पोस्टीरियर कोड है, उसके बाद कौन सा होता है आपके एक तरह का मीडियल कोड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे क्या बनी, मैंने क्या कहा था, ये एक तरह का लेटरल कोड है, उसके बाद कौन सा आता है आपका एक तरह का पोस्टीरियर कोड, उसके बाद क्या होता है आपके एक तरह का मीडियल कोड। ये 3 कोड बने। अब इससे क्या बननी है, शाबाश बताइए जी, इससे क्या बनना है, एंड वाला हिस्सा वो कौन सा था, ब्रांचेस का, ठीक है। इसको आपने याद पता कैसे करना है, लेटरल कोड को याद करने का तरीका होता है LML। LML इसका मतलब क्या है, मतलब कि इससे 3 तरह की ब्रांचेस निकलती हैं लेटरल कोड से। कौन सी, ये रट्टा है सिस्टम, मैं इंशाल्लाह इजी करूंगा, आपको याद हो जाएगा अभी। ये लेटरल कोड से जो 3 निकलती है, एक को कहते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। कौन सी होती है आपकी एक तरह की लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसके बाद मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और उसके बाद ये एल का मतलब जो होता है इसको हम कहते हैं आपका लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब मेरी बात को समझिएगा, मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच है, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व बच्चों, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या कहा कि लेटरल कोड से कितने निकलती हैं, 3 ब्रांचेस निकलती। LML क्या, लेटरल पेक्टोरल नर्व,
मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अगर आपको कुछ याद नहीं करना तो आपको एक चीज लाजमी याद करनी है, वो कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व याद कर लें, ये मोर देन इनफ होगा। ये कर लें ये भी ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं यार इतना पढ़ने का क्या फायदा, पढ़कर कौन सा कुछ उखाड़ लेना है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जनाब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सिर्फ और सिर्फ याद कर लें, क्योंकि ये पढ़ना आपका जरूरी है। अगर ये पढ़ोगे तो फिर जनाब पीएमसी के अंदर कुछ कर सकोगे। ठीक हो गया, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को आपने लाजमी देखना है, बाकी याद कर लें वो भी गुड है। आगे आ जाता है पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड को याद करने का मतलब जो होता है, कौन सा नैयर आप कह रहे हो लास्ट वाला? लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच है। जस्ट इमेजिन करें कि आपकी मीडियन नर्व दो चीजों से मिलकर बनती है। एक चीज जिससे मिलकर बनती है वो लेटरल ब्रांच से मिलकर बनती है। समझ आ गई अब आपको? मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच। ओके, अब देखें पोस्टीरियर कोड के अंदर क्या होता है। पोस्टीरियर कोड के अंदर होता है अल्नर। क्या होता है? एक तरह का, इसको याद करने का तरीका है अल्नर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, स्कैपुलर नर्व, उसके बाद यू से अपर सबस्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सबस्कैपुलर नर्व यही वाला, एन से नर्व टू लुटेसिमुस डॉर्सी, नर्व टू लुटेसिमुस डॉर्सी, ए से एक्सिलरी नर्व, ये मैं चेंज करूंगा इधर से, ए से एक्सिलरी नर्व और आर से रेडियल नर्व। ये देखें ये पांच होगी कि नहीं अल्नर। यू से क्या? अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, उसके बाद ए से क्या आपकी एक तरह की एक्सिल नर्व, रेडियल नर्व और एंड से नर्व टू लुटेसिमुस डॉर्सी। और याद करें या ना करें, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार ज्यादा पढ़ने का क्या इसमें से है, लेकिन ये दो चीजें बच्चों आपने लाजमी याद करनी। कौन से? एक्सिलरी और रेडियल नर्व। ये दो नर्व्स आपने लाजमी याद करनी, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। आपको पता होनी चाहिए कि पोस्टीरियर कोड से ये दो नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, लास्ट वाली, हाँ जी ये दो, क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ, दूसरी नर्व्स नहीं लिखी हुई। मैं बता रहा हूँ ताकि आप दूसरी भी कर सकें, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है, जो लाजमी करनी करनी है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन से कोड से निकलती है, तो आप बता सकते हो कम से कम कि लेटरल कोड से निकलती है भाईजान। आई समझ के नहीं आई? क्लियर हुआ? उसके बाद अगर कोई पूछता है कि हाँ जी जनाब पोस्टीरियर कोड से कौन सी नर्व निकलती है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक्सियो रेडियल नर्व निकलती होती है। नर्व टू लुटेसिमुस डॉर्सी, इसका नाम होता है नर्व टू लुटेसिमुस डॉर्सी। इसको आप ट्रैकोडोर्सल नर्व के नाम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जनाब आपका मीडियल कोड। मीडियल कोड के अंदर कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, इस चीज को याद करने का तरीका ये है, एम 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 यू। यानी कि 4 बार एम आपने डाल देना है, एक बार आपने यू डाल देना है। मतलब क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ये इस एम का मतलब क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ऑफ फोरआर्म। इसका मतलब क्या है? मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। बच्चों पता क्या होता है क्या? जो आपका मीडियल कोड होता है, इधर से मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व आपके लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व से मिलती है, और उसके बाद क्या बनाती है? आपकी मीडियन नर्व बना देती है। और ये बनती कहाँ पर है? ये एम से मीडियन नर्व। ठीक हो गया। और इस यू का मतलब क्या है? अल्नर नर्व। क्या होता है? एक तरह का अल्नर नर्व। समझ आई कि नहीं आई? ये आपने इस तरह याद करना, एम 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 यू। मतलब कि आप इस तरह याद कर सकते हो कि आपके 3 कोड्स थे। एक लेटरल कोड था, एक पोस्टीरियर कोड था, एक आपका मीडियल कोड था। लेटरल कोड से सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक का नाम होता है लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक का नाम होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि लाजमी याद करना ही करना है। मोर देन 100%, कुछ और याद हो ना हो, ये लाजमी करना है। लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व। उसके बाद आपने कहना है पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड को याद करने का तरीका है, इसके निमोनिक्स है अल्नर। यू से अपर सबस्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एन से नर्व ग्लूटेसिमुस डॉर्सी, ए से एक्सी नर्व और आर से रेडियल नर्व। और कुछ याद हो ना हो, ये दो आपने लाजमी याद करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो बच्चों। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है आपका मीडियल कोड। मीडियल कोड के अंदर आपने याद करनी है निमोनिक से एम 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 यू, मतलब कि ये सारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। उसके बाद मीडियल ब्रांच ऑफ द, ये देखें इधर से मीडियल ब्रांच आपकी लेटरल ब्रांच से मिलती है और आपकी मीडियल नर्व बनाती है, और ये एम से मीडियल नर्व और यू से आपकी अल्नर नर्व। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको याद करना है। अब ब्रांचेस के अंदर से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश एनीवन जी।
अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल C5 और C6 और C7 जो होता है ना, ये तीनों आपस में मिलते हैं और आपकी एक नर्व बनाता है जिसका नाम होता है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। कौन? C5, C6 और C7 मिलते हैं और आपकी ये नर्व कौन सी बनती है? आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जिस मसल को सप्लाई करती है वो होती है सिराटस एंटीरियर मसल। और अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग थ्रेसिक नर्व ना C5 और C6 C7 के अंदर लीजन हो जाती है तो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व नहीं बनती। जब लॉन्ग थ्रेसिक नर्व नहीं सही तरह काम करेगी तो सिराटस एंटीरियर को सप्लाई नहीं जाएगी। जब सिराटस एंटीरियर को सही तरह नर्व सप्लाई नहीं जा रही तो क्या होगा? विंगिंग ऑफ आला। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विंगिंग ऑफ आला किसके अंदर देखते होते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है कि हाँ जी जनाब, आपके डायरेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सस से कौन सी नर्व निकलती है? तो आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्यों? क्योंकि सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है ना, ये आपके अपर ट्रंक से निकल रही होती है, इधर से ये सुप्रास्कैपुलर नर्व निकलती है। और ये वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी जनाब, सुप्रास्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? तो देखो बच्चों, ये C5 है, ये 6 है, ये दोनों आपस में मिले और अपर ट्रंक बना, तो उधर से निकल रही है ना, तो आपने कहना C5 और C6 जो होता है ये जनाब इसकी रूट वैल्यू होती है। क्लियर है? अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन। अच्छा जी, सबसे पहले जो एमसीक्यूज है आप ये देखें, कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर ऑफ। हाँ जी, ये किसका फ्रैक्चर है? कोलीज फ्रैक्चर जो होता है ये आपका एक तरह का ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ये स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर है, ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, ये रिस्ट का फ्रैक्चर है। ये किसका फ्रैक्चर है? या ये रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर है। हाँ जी, ये किसका फ्रैक्चर है? कोलीज फ्रैक्चर। जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ये इसका आंसर है। बच्चा मुझे ये बता कि मैंने पूरा कोलिस फ्रैक्चर तुम्हें पढ़ाया, मैंने किसी जगह पर पढ़ा बताया था कि अल्ना भी फ्रैक्चर होती है? मैंने किसी जगह पर ये लफ्ज नहीं बोला। कोलिस फ्रैक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए डिस्टल एंड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस होता है उसका 2 सेंटीमीटर का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहते थे। इसके अंदर डॉर्सली डिस्प्लेस होती थी, ठीक हो गया। इसके अंदर आउट स्ट्रेच्ड हैंड होता था, इसमें पाम लगता था, इसमें अवे हैंड हो जाता होता था, ठीक है। ये सारी डाइनर फोक डिफॉर्मिटी होती थी, ये सारे इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने बताना है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि आपका एक तरह का ट्रेपीजियस मसल के पैरालाइज होने के लिए, फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज है, टू टेस्ट फॉर ट्रेपीजियस मसल ऑफ द पेशेंट टू। मुझे ये बताएं कि जब किसी बंदे का ट्रेपीजियस मसल पैरालाइज हो जाता है तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि वो क्या करता है? हाँ जी, शाबाश, बताइएगा जी। श्रगिंग ऑफ शोल्डर, वेरी गुड, सिंपल सी बात, आपने कहना श्रगिंग करे, ठीक है। ऐसे ही नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये एमसीक्यूज है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला ऑफ स्कैपुला is due to long thoracic nerve due to damage of which root value जी बच्चों बताएं। C5, C6 और C7, ठीक है। ये आपने बताना, सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने किया होगा, ठीक है। हाँ जी, रोटेटर कफ मसल से किसका बिलोंग होता है? ये आपका रोटेटर कफ मसल से मसल नाम बता दें जी, कौन कौन से रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आते हैं? सीट्स वाले, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ये भी आपका क्लियर है। एक्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन का नाम बता दें। बोन ऑफ कार्पल बोन, प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, कार्पल बोन, बोन, शाबाश। स्केफाइल्यूनेट्राइक्यूट्रियम पिसिफॉर्म, ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद अब आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल कौन सा है? फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल,
मीडियल एपिकोंडाइल क्या होगा जी? मीडियल एपिकोंडाइल का अगर फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा? कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? अल्नर नर्व। शाबाश। कौन सी होगी अपनी नर्व? अल्नर नर्व। ठीक है, ये सारे मैं प्रीवियस पेपर्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने आज पढ़ा है। अच्छा जी, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, तो कौन सी आपकी नर्व गुजरेगा जाएगी जी? हाँ जी, एक्सिलरी नर्व। चलो इसके साथ साथ एक्सिन नर्व को मुझे ये बताइएगा कि एक्सिन नर्व आपके कौन से दो मसल को सप्लाई करती है? शाबाश। हाँ जी, एक्सिन नर्व आपके दो मसल कौन से थे जिनको ये सप्लाई करती थी? डेल्टॉइड प्लस टीरिस माइनर, टीरिस माइनर, इसको। ठीक है, इन दोनों को ये सप्लाई करती होती थी। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि सर्जिकल नेक के साथ अगर एक्सिन नर्व डैमेज हो रही थी और कौन सी होती थी जो आर्टरी जो इम्पेयर्ड हो सकती थी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, तो ये बताना है आपने। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया जी। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और आगे क्या होता है? ठीक है, अच्छा जी, फ्रैक्चर ऑफ रेडियल ग्रोव ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस, तो आपने क्या कहना है? रेडियल नर्व। आरटी कौन सी होती थी बच्चों? आरटी कौन सी होती थी आपकी? प्रोफंडा फेमोरस, प्रोफंडस ब्रोके, सॉरी प्रोफंडस ब्रेके आर्टरी। ठीक है, ये आपने बताना। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आपका एक तरह का मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? ये एमसीक्यूज में पूछा गया है, ये सारे एमसीक्यूज है। ठीक है, मिड शाफ्ट का अगर फ्रैक्चर होता है तो कौन सी नर्व आपकी इन्वॉल्व होती है? ये आपका एक तरह का मिड शाफ्ट का रेडियल। ठीक है, आपने बताना रेडियल नर्व। उसके बाद विच नर्व इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ऐसी कौन सी नर्व है जो कि डायरेक्ट ट्रंक से निकलती है? तो अपर ट्रंक से कौन सी निकलती थी? तो आपको पता है कि सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक होगा, ये भी आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद आ जाता है मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? मुझे कोई बंदा बता सकता है मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, मीडियन नर्व की रूट वैल्यू। थोड़ा सा अकलमंदी खड़ा कीजिएगा, आप लोगों को लग पता जाएगा, इतना मुश्किल वाला ये हिसाब नहीं है। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, रूट वैल्यू ऑफ मीडियन नर्व, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रूट वैल्यू ऑफ मीडियन नर्व। देखें बच्चों, आपको पता है C5 से लेकर C6, C7, C8 और T1 तक ये बात थी। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि C5, C6 जो होता है, C7, C5 ये इस तरह था। ठीक है, ये जनाब आपका अपर था, ये आपका मिडल था और ये आपका लोअर था। ठीक हो गया, उसके बाद ये सारा कुछ होता गया और उसके बाद आपको ये भी पता है कि इधर से आपका क्या आता था? मीडियल ब्रांच। उधर से क्या जाती थी? आप इधर से मीडियल ब्रांच, ये मीडियल ब्रांच जाती थी और ये जनाब आपकी लेटरल ब्रांच जाती थी। अब मुझे ये बताएं, इन सब के दरमियान में सारा कुछ नहीं आ रहा, तो आपने क्या आंसर देना है? आपने कहना C5 से T1 तक इसकी रूट वैल्यू होती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो आपने क्या कहना है? C5 से लेकर T1 तक होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड या टियर्ड मसल्स कौन सा होता है रोटेटर कफ का? मोस्ट कॉमनली टियर्ड मसल जो होता है रोटेटर कफ का, वो कौन सा होता है? सुप्रास्पाइनस। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके बाद रोटेटर कफ मसल्स के अंदर कौन सा मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते? टीरिस मेजर। उसके बाद रोटेटर कफ के अंदर कौन कौन से मसल्स होते हैं? वो आपने चार मसल्स बताने होते हैं आपने। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सारे एमसीक्यूज थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और एक और एमसीक्यूज होता है कि आपका मोस्ट कॉमनली, लास्ट एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमनली नर्व्स जो होती हैं वो फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन सी होती हैं? आपने कहना है अल्नर नर्व प्लस आपकी एक्सिलरी नर्व प्लस आपकी रेडियल नर्व। ये तीन नर्व्स जो होती हैं ये मोस्ट कॉमनली ह्यूमरस जब फ्रैक्चर होता है ना तब उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। कौन सी? अल्नर, एक्सिलरी और रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये था जनाब आपका आज का टॉपिक। होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।